सृजलदीपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकामं ब्रह्मणमरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरण गुणप्रहरणाश्चन्दार्गते मोक्षद्वार कपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुर्वा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छायवन्ते आयरिवत्ति काउसगो कौ तस्सालोच्यों सम्मनाण सम्मदंसन सम्मचरितुत्तणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादिसुदनानुदेश्याणं उपज्जायणं तीरेण गुणपारायणं सबसावणं शयनिचकलं मंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ वैलाहो सुगैगमनं समायमनं जिणगुणसम्पत्तिहो मज्जम् लक्ष्मी वीर विनेश्वरा पदनता नन्तामराधीश्वरा पद्मासद्मपदाम्बुजः परमचिल् लीलाततप्तव्रजः विद्यानद्दुद्या चलोमितबलः शान्ताखिलैनोमलो धन्यानस्ति जगन्नतिं गुणमणि भ्रातोज्ज्वलालंकितम्। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परंपराचार्य समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज की जय। आचार्य वीर नंदी महाराज की जय। 3 कम 9 कुंड मुनि महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। कहाँ से पढ़ना है आज? ये है 28 में 180 पेज। 28। इंद्रियों का आकार। हाँ, इंद्रियों के आकार। ज्ञान के आराध भैया आने जाने वालों पे थोड़ा सा मंच पे सभी लोग ना आए, प्रवचन का समय है। यहाँ पर ज्ञान की विशेषताओं के बारे में चर्चा हो रही है। तो अभी ज्ञान जो इंद्रियां हैं उनके आकार प्रकार और उनके विषय आदि के बारे में चर्चा होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज़ क्या हो रही है? तो उसकी चर्चा यहाँ पर होती है। अपन पढ़े महाराज जी? हाँ 26 नंबर है। हाँ नहीं 28 बोले महाराज। 28 नंबर हम कल के नहीं। हाँ चित्रार्धेन्दोति मुक्तक मसूरी यवनालिका अनुकुर्वती च बाह्या निर्वती स्पर्शनादिषु। 25, 26, 27, 28। यहाँ पर चर्चा हुई है कि स्पर्श अनादिषु, स्पर्श अनादि इंद्रियों में अनुकुर्वती अनुकरण करने वाली चित्रांदंती मुक्तक मसूरी यवनालिका। चित्र
इंदु, अतिमुक्तक, मसूरिका, यवनालिका, बाह्या, बाह्य निवृत्ति रूप है। जैसा कि अपन सब तत्वार सूत्र में पढ़ते आए हैं, उसी का अथवा जीवकांड कर्मकांड में अपन ने पढ़ा, उसी का यहाँ पर विस्तार से और वर्णन हो रहा है कि स्पर्शन इंद्रिय अनेक प्रकार की है, चित्र के समान। रसना अर्ध चंद्रमा के समान है। घ्राण इंद्रिय अति मुक्तक एक फूल आदि है उसके हिसाब से है। और चक्षु इंद्रिय मसूरी का, मसूर के दाने के समान है। और हाँ, चक्षु इंद्रिय मसूरिका के समान है। और कर्ण इंद्रिय यवनालिका के समान है। यवनाली मतलब जो जवा होता ना, जौ, हाँ, उसमें जो या गेहूं के ऊपर जो रकील खींची रहती ना, इस तरह से उसके समान कही गई है। तो ये बाह्य निवृत्ति है। बाह्य निवृत्ति के द्वारा ही आत्मा अपने अर्थ को ग्रहण करता है, अतः उसका आकार कहने से इंद्रियों के आकार का कथन होता है। स्पर्शन इंद्रिय त्वचा के कहते हैं, तो वह जिस जीव के जो शरीर होते हैं उसी की आकृति रूप हो जाता है। तो विविधता के कारण स्पर्श इंद्रिय को आकार चित्र की भांति है। जिस प्रकार का चित्र उकेरा जाता है उस तरह की उसकी रचना होती है। यानी कि जहाँ पर चक्षु इंद्रिय भी हैं, कर्ण इंद्रिय आदि हैं, वहाँ पर भी स्पर्शन इंद्रिय का विषय रहता है। रसनेन्द्रिय की आकृति अर्धचंद्रा के समान है, खुरपे जैसे अपन जीभ को जिसको बोलते हैं। बाकी वैज्ञानिक लोग भी अलग अलग स्थान उनमें गिनते हैं कि चिरपरा कहाँ लगता है, खट्टा कहाँ लगता है, मीठा कहाँ लगता है, और उसके कैसे स्थान होते हैं, वो एक और उसमें स्थान बताते हैं। कहाँ होते स्थान? जीभ के अंदर, जीभ में कहाँ? जैसे चिरपरा सामने लगता है, कड़वा पीछे लगता है, खट्टा आजू बाजू में लगता है। इसलिए सीधा खा लेते हैं जैसे। हाँ, अगर जिसको चिरपरा नहीं खाना है तो वो हाँ कड़वा जैसे लगता है, उसके स्थान अलग हैं। तो सबके स्थान उन्होंने निश्चित किए हैं, इस तरह से अलग अलग होते हैं। घ्राणेन्द्रिय का आकार अति मुक्तक फूल या तिल के फूल के समान हुआ करता है। चक्षु इंद्रिय मसूरी का मूल में जब पूरी आँख अपन जिसको बोलते हैं, तो ये सफ़ेद दिख रही है, फिर उसमें काला गटा है, काले के बीच में जो बिंदु है जिसको लेंस बोल सकते हैं, लेंस के जैसे खुलता है, तो वो उस आँख को ही अपन आँख बोल सकते हैं। बाकी उसकी संरचना आदि के लिए अथवा उसको घुमाने फिराने के लिए वह स्थान बना हुआ है। और इसी में जब रेटिना आदि बोलते हैं, इसमें जब चोट हो जाती है तो दिखना बंद होता है। अगर यहाँ कहीं चोट लग जाए तो दिखने में आपको परेशानी नहीं होती। जो मूल में काला बिंदु बीच में रखा है वो देखने का मुख्य काम वही करता है। तो चक्षु इंद्रिय मसूरिका के समान है। कर्ण इंद्रिय जो नालिका के समान है। और समनस्क जीवों में पाए जाने वाला अनिंद्रिय द्रव्य मन हृदय स्थान में अष्टदल कमल की आकृति के आकार का स्वीकार किया गया है। कई जगह पर उसको उसका स्थान भी निश्चित नहीं मानते, ऐसी भी एक मान्यता या कथन प्राप्त होता है। तो महाराज जी फिर नेत्र इंद्रिय का आकार, ये जो कृष्ण मंडल दिखता है वही रस मसूरी का। हाँ, यही तो जो है ना, जिससे अब कान में जहाँ पर्दा जिसको बोलते हैं, अब ये कान तो यहाँ से शुरू होता है, अंदर उसकी जाने की रास्ता है, लेकिन जहाँ पर्दा जिसको बोलते हैं वह पर्दा मुख्य रूप से सुनने का काम करता है। इसी तरह से नासिका में भी कुछ संवेदनशील स्थान होते हैं, वहाँ नाक, यहाँ से नाक तो यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन उसका जो संवेदन करने का स्थान है वो अपने आप में अलग है। इस तरह से अब अपन ने देखा होगा बच्चे लोग ये चमड़ी को पैर की या इसको छोलते रहते हैं, तो ये ऊपर जो एक
सबसे पहली स्किन जिसको बोल सकते पहली, क्योंकि अपने यहाँ माना गया कि इसमें 7 लेयर होती, 7 परतें होती। तो सबसे ऊपर जो लेमिनेशन के रूप में होती है वो एक तरह से शून्यता को लिए होती है। उसको ऐसे उछेला जाए तो अपने को मतलब कोई उसका संवेदन नहीं प्राप्त होता। लेकिन सब जगह की नहीं है, वो हाथ या पैर आदि में ही आती है डेड, मतलब या स्किन में कहीं भी आ सकती है। जो डेड होगी वही निकलेगी। हाँ, डेड होती वही निकलेगी। अगर डेड नहीं है तो आप जरा सा भी नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी ऐसा डेड सी हो जाती ना, अपने हाथ से निकाल दो उसको। नहीं, डेड नहीं, जैसे बच्चे कहते हैं ना पिन से बिल्कुल एकदम ऐसी छील लेते हैं, तो वो जो एक लेयर है ना वो संवेदनहीन है, उसके नीचे संवेदन मिलता है, सबकी जगह है। पहली लेयर में भी जहाँ हार्ड होती है वहाँ ज़्यादा समझ में आती है। नहीं, हार्ड में नहीं आती, नरम में आती है, और कहीं कहीं अंदर से वो संपर्क छोड़ देती है, उसको ही अपन निकाल सकते हैं। बाकी जैसे कहीं भी संपर्क है उसका, वो उसमें तो चुभन होती है। समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक लेमिनेशन टाइप की लेयर है पूरे बॉडी में है, जो इस शरीर को सुरक्षित रखती है। हाँ, सही है। वो तो निकल भी सकती, वो निकलती भी है, फिर से लेमिनेशन हो सकता है। हाँ, फिर से लेमिनेशन हो सकता है। ये तो क्या सिद्ध कर रहे हैं महाराज जी? क्या सिद्ध किया जा रहा? नहीं, इसको मतलब वहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय नहीं होती है, उसके नीचे से शुरू होती है। कैसे कहना चाह रहा है वो? पहली वाली लेयर है, 7 लेयर के बीच में जो सबसे ऊपर की लेयर, जैसे तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? ऊपर को क्यों नहीं मानेंगे? ऊपर को क्यों नहीं लिया स्पर्शन इंद्रिय? माता जी नहीं, स्पर्शन तो ले रहा है, लेकिन उसमें संवेदन नहीं रहता है, ऐसा वो कहना चाह अरे यहीं से तो इतना सा चुपता है, सब पूरा संवेदन तो पहले से ही शुरू होता है। अंदर वाले में होगा, लगता है जहाँ जहाँ डेड टाइप की हो जाए वो बात एक अलग है। वो अंदर से उसकी कोई भी मतलब प्रक्रिया होगी जो डेड जैसी निकल जाती है, उसमें सेंसिटिवपना खत्म हो जाता, चुभा दो या निकाल दो। लेकिन बाकी कोई भी लेयर निकालो ना, अपने आप डेड कैसे होती है? अपने आप डेड कैसे होती है? हाथों में से कभी कभी निकाल देते ना अपन, वो तो निकलती है अपने आप, हाथों में निकलती है ना थोड़ी थोड़ी, भट्ट आदि आती है ना, किसी को रोग के कारण। हाँ, वो कोई भी रोग हो, बीमारी हो, भट्ट पड़ जाना अलग बात है। हाँ। कोई कोई मौसम में भट्ट को काट दो तो कुछ नहीं होता, भट्ट को काट दो, वो डेड है। अच्छा, अपने हाथों से निकलता ना कभी कभी ऐसे, इससे हाँ मर जा। लेकिन वो जो नीचे की है वो नहीं निकाली जा सकती, या वहाँ तक संवेदन जाएगा। मर जा। चलिए, तो पूरे शरीर, मूल में तो ये है कि जितने पूरा शरीर है चित्र के समान, उस सब में स्पर्शन इंद्रिय तो विद्यमान है ही। और दूसरी बात है, कर्म का उदय तो सभी पूरे सर्वांग में हुआ करता है। कर्म का बंध जैसे सर्वांग में है, वैसे कर्म का उदय भी सभी में है। लेकिन स्पर्शन रसना इंद्रिय जहाँ पर फिट है वहाँ से उसका ज्ञान होता है, इसीलिए हाँ, उसको उस जगह पर फिट किया गया है, या वो फिट है इसलिए हमको उस स्थान से, लेकिन बिना उपकरण के, बिना इंद्रियों के माध्यम से रसना, ग्रहण, चक्षु आदि का संवेदन नहीं हो सकता है। कितनी दूरी इसके अर्थ में इंद्रियों की प्रवृत्ति हो सकती है, इस प्रश्न के उत्तर में ग्रंथकार प्रत्येक इंद्रिय के अब विषय ग्रहण करने की अधिकतम से अधिकतम दूरी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। अब हाँ, अष्टकमल देखो, जो पकड़ में ज्ञानियों के केवल ज्ञान आदि में उपलब्ध होता है, उसके हिसाब से तो अनिंद्रिय द्रव्य मन की हृदय स्थान में अष्टकमल के आकर की रचना स्वीकार की गई है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों की दृष्टि में वह वस्तु नहीं दिखाई दी गई है। उनके दिमाग आदि की संरचना तो पिट्यूटरी ग्रंथि इधर होती है, सुषुप्त मन इधर होता है,
एक मन इधर अलग होता है, दाएं अंग को संचालित करने वाला मन अलग है, दिमाग अलग है, बाएं अंग को संचालित करने वाला दिमाग अलग है। ऐसी उनकी परिकल्पनाएं हैं और उनके ऑपरेशन आदि से उसका संयोग वियोग या सुधार बिगाड़ भी होता है। लेकिन जिसे मन जैनाचार्यों ने कहा अष्टकमल दल समान, ऐसा मन वैज्ञानिकों की या अपने सुनने समझने में नहीं आया है। राजवार्तिक में आया है। उसकी अवगाहना भी शायद सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म बताई जाती है। चतुःशतानि चापानां चतुष्षष्टिशतं क्रमात् योजनत्रिसहस्राणि षट्चत्वारिंशताविना धनुरष्टसहस्राणि क्षेत्रात्मा द्विगुणो वरः एकेन्द्रियाद्य संस्थे विषय स्पर्शनादिषु। बोल रहे हैं कि एकेंद्रीय आदि से लेकर असंगी पर्यंत तक, एकेंद्रीय आदि से लेकर असंगी पर्यंत स्पर्शन आदिषु, स्पर्श अन आदि का विषय अर्थात विषय क्रमात् क्रम से चापानाम, धनुष, चाप बोलते हैं धनुष को, चापानाम धनुष का चतुःशतानि 400, चतुष्षष्टि 64 धनुष, शतम 100 धनुष, षट धनुष, षष्टि 100 धनुष, षट धनु, तो उसी को तो बता रहे हैं। वर उत्कृष्ट क्षेत्र नाम, क्षेत्र द्विगुण दुगुना दुगुना है। हाँ, कह रहे हैं कि स्पर्शन आदि इंद्रियों का विषय क्रम से 400 धनुष, 64 धनुष, 100 धनुष, 40 से कम 3000 धनुष और 8000 धनुष प्रमाण है स्पर्शन का। 3000 योजन, हाँ धनुष प्रमाण है। नहीं 3000 में योजन लगाना पड़ेगा। 46 से कम 3000 योजन, 40 कम, हाँ ये है ना, 46 से कम 3000 योजन और 800 धनुष अलग अलग है ना, 8000 धनुष, 8000 धनुष। हाँ फिर से पढ़ता हूँ। स्पर्शन आदि इंद्रियों का विषय क्रम से 400 धनुष, 64 धनुष, 100 धनुष, 46 कम 3000 योजन और 8000 धनुष है। एक इंद्री को आदि करके असंगी पंचेंद्री पर्यंत के जीवों में उत्कृष्ट क्षेत्र, अब ये तो एक इंद्री की अपेक्षा से हो गया, बाकी को दूना दूना करते जाना है। अब आचार वृत्ति को पढ़ेंगे तो अपने को अब इसमें ये देखना है कि जो पूर्व में और जीवकांड आदि में विषय है, उस विषय में और इस विषय में कोई अंतर तो नहीं है। विवक्षित इंद्री अपने योग्य विषय को अधिकतम जितनी दूरी से ग्रहण कर सकती है, उस दूरी को अथवा जितने क्षेत्र से स्थित इस विषय को ग्रहण कर सकती है, उस क्षेत्र को उस इंद्री का ग्रहण योग्य क्षेत्र कहते हैं। एक इंद्री जीवों में प्रकृष्ट क्षयोपशम के सन्निधान में स्पर्शन इंद्री 400 धनुष पर्यंत के क्षेत्र में अवस्थित अपने योग्य अर्थ का ग्रहण कर सकती है। स्पर्श का ज्ञान कैसे होगा हमारा? स्पर्श तो ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी। अरे एक बहुत दूरी तक सोना गड़ा है, जड़ वहीं तक पहुंच जाती परिग्रहण के कारण, तो उसको ज्ञान हो गया स्पर्शन के द्वारा, तो वहाँ पर सोना वहीं तक पहुँच जा रही है वो। नहीं, लेकिन ठंडी गर्मी का ज्ञान मान लो वहाँ ठंडी है तो यहाँ से पता चलेगी क्या? एक जीवन में प्रकाश विषय कैसे नहीं, विषय और विषय का 400 योजन आदि का जो अंतर बताया है एक कोई भी इंद्री के साथ, तो स्पर्शन इंद्री का अपने को अपन कैसे ज्ञान करते हैं? अपने को तो ऐसे ही पता चलता कि आप सामने बैठे हैं या ठंडी हमको लग रही है तो ठंडी का ज्ञान होगा, गर्मी लग रही तो ठंडी। 400 धनुष दूर, 100 धनुष दूर कोई पदार्थ रखा है तो हमको ठंडी थोड़ी लगती, गर्मी थोड़ी लगती है, या हम ठंडी की तरफ बढ़ते थोड़ी हैं कि गर्मी की तरफ बढ़ते हैं। अरे क्षयोपशम विशेष से रहेगा। नहीं तो क्षयोपशम किस रूप में प्रदर्शित होगा? क्षयोपशम का उपयोग कैसे होता है? जैसे
कटक में अनेक लोग बात कर रहे, अनेक जीवों की आवाज़ आ रही, सबको सुनने के बाद फिर अलग अलग उसकी व्याख्या करने का 6 उपसम है। मान गए। इस कर्ण का हो गया, कर्ण का स्पर्शन इंद्री में अपन को सर्दी गर्मी अपने इर्द गिर्द का मालूम होती है, उनकी स्पर्शन इंद्री का 6 उपसम इतना है कि नाक का पदार्थ हो सकता कि उतनी दूर भी अगर मान लो कोई माचिस की काड़ी डली है तो हम यहाँ से ज्ञान कर लिया, ये भी ठीक है। कर्ण का विषय हो गया कि हमने दूर से सुन लिया। रसना का कैसे होगा और स्पर्श का कैसे होगा? तो वो भी एक क्षमता होगी ना, क्षमता तो माननी पड़ेगी कि भाई इतनी दूर बैठे हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर के किसी फल का स्वाद उनको पता पड़ जाए। नहीं, अपन पंचेंद्रिय उनकी जिह्वा की विशेषता से नहीं, उनके ज्ञान से अपना ज्ञान विशिष्ट है। अपने को कैसे रस का ज्ञान होता दूर के रस का? अपन को नहीं होगा, अपने 6 उपसम उत्तर नहीं है। बढ़ते हुए क्रम में कई बार तो रस पीने के बाद भी जिह्वा में स्वाद नहीं आता पीने के बाद भी नहीं आ रहा, तो अपने वो तो कोरोना का प्रभाव था। कोरोना का हो चाहे कछु को, कर्म का हो या कोरोना का हो, भाई कई बार किसी को नहीं भी होता है, अब जिह्वा पर रखने के बाद भी नहीं होता तो उसकी अब पाचन तंत्र, जैसे पाचन तंत्र है, रूखा सूखा भोजन भी कोई करे तो उसको पूरा सार भाग मिल जाता। कोई अच्छी अच्छी चीज़ें भी ले, डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसका कुछ भी भाग नहीं बनता। नहीं, अवगाहना से नहीं, इंद्रियों की अवगाहना से नहीं है। इंद्रियों के 6 से पदार्थ अगर उतनी दूर रखा हुआ है तो भी उसको उनका ज्ञान होता है। ये विषय के संबंध में कथन हो रहा है, जिनका उत्कृष्ट विषय है। वो 2 कोस 3 कोस की चींटी भ्रमर जो है उनके लिए उत्कृष्ट अवगाहना से नहीं है, उत्कृष्ट 6 उपसम से है। अब 6 उपसम भी क्या है? या तो 6 उपसम तपस्या से बढ़ेगा, एक इंद्र या 6 उपसम चक्रवर्ती आदि के नियोग से बढ़ेगा। एक इंद्री में 6 उपसम कैसे बढ़ेगा? एक इंद्री में, जैसे एक इंद्री का सबसे बड़ा नहीं, एक इंद्री में सबसे बड़ा कमल की अवगाहना है। एक इंद्री में वनस्पति का, एक इंद्री में कमल की अवगाहना है। हो सकता उसके लिए वो 6 उपसम बताया हो। तो 2 इंद्री में चींटी, 3 इंद्री में चींटी, भ्रमर, ये जब स्वयंभू रमण द्वीप में रहते ना, 2 इंद्री में शंख है। उत्कृष्ट अवगाहना के साथ उत्कृष्ट 6 उपसम हो, ऐसा हो सकता। या फिर तपस्वी रिद्धिधारी मुनियों के लिए होता है, उन मुनि महाराज की अवगाहना भले छोटी हो लेकिन कमल 1000 योजन का नहीं, लेकिन यहाँ पर तो स्पर्शन इंद्री का विषय 400 धनुष ही बता रहे ना। सभी के क्यों बनेगा? 6 उपसम की बात है विशेष तो। अब 1000 योजन का होता है कमल, तो 1000 धनुष थोड़ी बताया, 1000 योजन विषय थोड़ी बताया अवगाहना के हिसाब से, है ना। उससे भी स्पष्ट नहीं कर सकते, वो तो होता होगा किसी विशेष। 2 इंद्री जीवों में उसकी मर्यादा दुगनी 800 धनुष होगी। 3 इंद्री जीवों में वही और दुगुणित होकर 1600 धनुष बनती है। 4 इंद्री जीवों में वही उससे भी दूनी होकर 3200 धनुष हो जाती है। और असंगी पंचेंद्री जीवों में वह पुनः दुगुणित होकर 6400 धनुष हो जाती है। रसनेन्द्रीय मति ज्ञानावरण कर्म के प्रकृष्ट 6 उपसम से 2 इंद्रिय जीव रसना से अधिकतम 64 धनुष के अंतराल में स्थित पदार्थ के रस को जान सकता है। इतनी बड़ी जिह्वा होगी क्या? बस वही तो बोल रहा हूँ। अब जैसे चींटी भी है, चींटी मान लो शक्कर की ओर या मीठे की तेल आदि की ओर जा रही है, तो रसना इंद्री के माध्यम से जा रही है कि घ्राण इंद्री के माध्यम से जा रही है?
तो रसना का विषय कैसे बनता है ये समझने की बात है। आगे आगे के जीवों में उत्कर्ष कर छेद दुगना दुगना होकर 3 इंद्री में 128 धनुष, 4 इंद्री में 256 धनुष और असंगी पंचेंद्री में 512 धनुष होता है। घ्राण इंद्री में मति ज्ञानावरण कर्म के प्रकट 6 उपशम के बल पर 3 इंद्री जीव की नाक अधिकतम 100 धनुष दूर में ही स्थित अपने योग्य विषय गंध का ग्रहण कर सकती है। चतुरिंद्री जीवों में वह उत्कृष्ट अंतर उससे दुगना 200 धनुष, अमनस्क पंचेंद्री में उससे भी दुगुणित होकर 400 धनुष प्रमाण होता है। चतुरिंद्री मति ज्ञानावरण कर्म के प्रकट 6 उपशम के सामर्थ्य से चतुरिंद्री जीव के नेत्र अधिकतम 2954 योजन पर्यंत के क्षेत्र में स्थित रूप को ग्रहण कर सकते हैं। मन रहित पंचेंद्री जीवों में यह क्षमता द्विगुणित होकर अधिकतम 5908 योजन पर्यंत विस्तृत होती है। श्रोत इंद्री मति ज्ञानावरण कर्म के शिवोपशम से असंगी पंचेंद्री जीव के कर्ण इंद्री का अधिकतम विषय 8000 धनुष पर्यंत क्षेत्र में उद्भावित होता है। अपने योग्य शब्द को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री पर्यंत के जीवों के स्पर्शन आदि इंद्रियों के उत्कृष्ट चेत का वर्णन करने के बाद संगी पंचेंद्री जीवों के विषय का उत्कृष्ट चेत का सूचन करने वाली गाथा आती है। योजनानि तिषु नव श्रेष्ठो स्थानक्रमात् द्विसप्तचत्वारि चासौ द्वादश संगिषु। कह रहे हैं 2 गाथा है शायद इसके साथ कि एक ही है, एक ही है। कह रहे हैं अच्छा यार एक गाथा कहाँ चलेगी फिर? 3 थे धनु। अच्छा इसमें आ गई संगी पंचेंद्री। हाँ ठीक है। संगीषु संगी जीवों में असौ यह अंक स्थान क्रमात् अंक स्थान का क्रम से त्रिषु 3 इंद्रियों के में 9 योजन 9 योजन 3 इंद्रियों में मतलब और 63 द्विसप्तचत्वारि 3 6 2 7 और 4 अंक योजन 12 योजन श्रेष्ठ उत्कृष्ट है। अर्थात कह रहे हैं कि एक इंद्री के स्पर्श आदि का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 400 धनुष, 2 इंद्री आदि में वह दूना दूना होता हुआ अर्थात 2 इंद्री के 800 धनुष, 3 इंद्री के 1600 धनुष, चतुरिंद्री के 3200 धनुष, असंगी पंचेंद्री के 6400 धनुष, ये ऊपर का बताना था शायद। 2 इंद्रिय के रसनेन्द्रिय में उत्कृष्ट जीत हो गया है पे संगी जीव के स्पर्शन रसना घ्राण इन 3 इंद्रियों में से विषयभूत क्षेत्र 9 योजन है और श्रोत इंद्रिय चक्षु इंद्रिय स्पर्श रस में ग्रहण का 9 योजन। हाँ फिर चक्षु इंद्रिय का हाँ इसके बाद ये आएगा ना ये उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 12 योजन तथा चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट विषय 47,263 योजन हाँ ये दिया है ना से कुछ अधिक। हाँ कुछ अधिक है। 63 द्विसप्तचत्वारि अंका नाम वाम तो गति इस तरह से लगाई जाएगी। इनको उल्टे क्रम से रख लेंगे तो 3 अर्थात 3 नहीं उल्टे क्रम में रखेंगे 4 7 2 6 3 तो 47,263 योजन 412। हाँ 47,263 योजन सही 7/20 योजन अधिक प्रमाण प्राप्त होता है। 7/21 इसमें 7/20 लिखा है। हाँ इसका संस्कृत में कुछ नहीं दिया।
हाँ, इसमें अधिक नहीं लिखा है, अधिक मात्र लिखा है। मूल में यहाँ पर अधिक एक लिखा है। योजन के 21 भागों में से 7 भाग अधिक। हाँ, इस तरह से 7/20 आ जाएगा ना। और श्रोत्रेंद्री का 12 योजन। 4 लिखा ना। हाँ, तो उसी अंक का नाम वामतो गति के अनुसार लगेगा। 46,263 सही 7/21। यह उत्कृष्ट छेद चक्रवर्ती के सिर द्वारा प्राप्त होता है। कर्णेंद्री का उत्कृष्ट छेद 12 योजन प्रमाण होता है। मति ज्ञान वर्ण कर्म का प्रकट क्षयोपशम होने से संगी पंचेंद्री जीव 12 योजन की दूरी तक के शब्द, हाँ, शब्द को सुना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पर्शन और रसना की बात होती है कि रसना का ज्ञान कैसे होता है अथवा स्पर्श का ज्ञान कैसे होगा। कर्ण का हो सकता है, नासिका का हो सकता है, शब्द का हो सकता है, स्पर्श का ज्ञान कैसे होता है। स्पर्श का ज्ञान अपन को जैसे इनका होता है वैसे इनका होता है। नहीं, जैसे आपने बोला कि जहाँ धन होता वहाँ पर चली जाती, वो जाना अलग वस्तु, लेकिन हमें स्पर्श का ज्ञान कैसे होगा किसी भी पदार्थ का, ये वो तो परिग्रह संज्ञा का उदाहरण। हाँ, परिग्रह संज्ञा का प्रतीक हो गया। तो खैर ये बता दिया ना। अब पूरा चार्ट इस रूप में हो गया। एक इंद्रिय जीवों में तो स्पर्श इंद्रिय का विषय 400 धनुष, और 2 इंद्रिय में 800, 3 इंद्रिय में 1600, चतुर्ंद्रिय में 3200, असंगी पंचेंद्रिय में 6400 और संगी पंचेंद्रिय में 9 योजन। इसके बाद रसना इंद्रिय का विषय रहेगा कि 2 इंद्रिय में 64 धनुष, 3 इंद्रिय में 128 धनुष, 4 इंद्रिय में 256 धनुष, असंगी पंचेंद्रिय में 512 धनुष और संगी पंचेंद्रिय में 9 योजन। घ्राण इंद्रिय का विषय होगा तो 3 इंद्रिय में 100 धनुष, 4 इंद्रिय में 200 धनुष, असंगी पंचेंद्रिय में 400 धनुष और संगी पंचेंद्रिय में 9 योजन। चक्षु इंद्रिय के विषय में चतुरिंद्रिय का विषय 2954 धनुष, असंगी पंचेंद्रिय में 5908 धनुष और संगी पंचेंद्रिय में 46,263 सही 7/20 योजन। कर्ण इंद्रिय के विषय में असंगी पंचेंद्रिय के 8000 धनुष और संगी पंचेंद्रिय के 12 योजन। इस तरह से इन 3 गाथाओं का अपन अर्थ करते हैं। रसना इंद्रिय के द्वारा भी 9 योजन के दूरी का वस्तु का स्वाद उन्हें समझ में आ जाएगा, उत्कृष्ट विषय वालों को। हाँ, तो ये ऐसे स्पर्श समझ में आ जाएगा। नहीं, उसका अपन भी अपने को भी तो थोड़ा बहुत हीन सब में भी तो कुछ समझ में आए। उनका उत्कृष्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि अपने पास कुछ भी क्षय उपशम नहीं है। कितनी दूरी का विषय कैसे रूप में ग्रहण होता है। गुलाब का फूल थोड़ी दूरी तक लगा है तो वहाँ से अपन को सुगंध आ जाती है। तो नाक का विषय हुआ ना। हाँ, नहीं, मतलब किसी का भी उदाहरण अपन अनुभव से नहीं, तो ये तो समझ में आता है इस रसना का और रसना और स्पर्श के बाद में समझना। इतनी दूरी पर रसोई बन रही हो, वहाँ की सुगंध यहाँ तक। तो नाक का विषय हुआ ना, सुगंध दुर्गंध। शब्द दूर के विषय हुए। नदी पास में हो तो थोड़ी शीतलता का अनुभव हो जाता है, वायु के माध्यम से ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। बहुत गर्मी हो जहाँ है वहाँ तो थोड़ी ठंडी है, लेकिन आगे की धूप का प्रभाव कुछ हो, क्या पता है, ऐसे कुछ होगा और क्या। चलिए एक और गाथा पढ़ते हैं। स्थूल वाग गोचरानन्तरार्थस्य स्थायिनश्चिरं प्रत्यक्षं नियतस्थैतो द्वेदागाभिनिबोधनम्। हाँ, कह रहे हैं स्थायी। इसमें बड़े पंडित जी ने विशेषार्थ दिया, भावार्थ। पढ़िए महाराज, भावार्थ पढ़िए। आप पढ़ो ना, पढ़ दो। नहीं, आप पढ़िए। अरे नहीं, पढ़ो तो। आपके पास है ना पुस्तक।
नहीं है तो, लेकिन पढ़ तो दो। नहीं, ये जो चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट विषय बताया है ना, 47,263। नहीं, वो तो बताते हैं ना, जिस समय चक्रवर्ती अपने नहीं, तो वो कैसे बनता नहीं, अच्छा है? लिखा है, आप पढ़ो तो माइक आपके सामने भी है ना, इसीलिए तो लगवाया है। हम कह रहे पुस्तक आपके पास है। अच्छा, वो बोले पुस्तक आपके पास है, ये बोले माइक आपके पास है। नहीं, पुस्तक वहाँ भी है। आप पढ़ो मेरे जी। और ऐसा कहा जाए कि दोनों के पास माइक भी है और पुस्तक भी है। तो दोनों साथ साथ पढ़ेंगे क्या? नहीं, उनके पास पूज्य रखिए सागर ना, महाराज जी। किताब रखिए ना। पूज्य सागर ये पढ़ना क्या? नहीं पढ़िए आप, छोटे सा आप है। पढ़ो ना। हम समझाना इनको पड़ेगा आप लोगों को। तो पढ़ो। सूर्य का गमन क्षेत्र, इसे स्पष्ट कर रहे हैं चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट विषय 47,263 7/21। इन्होंने 21 लिया है। यहाँ पर 20 लिखा है। हाँ, सूर्य का गमन क्षेत्र 512 योजन है। उसमें से 332 योजन लवण समुद्र में है और शेष 180 योजन जम्बू द्वीप में है। 82 कितना कर दिया इन्होंने जी, इसके, मतलब 180 योजन जम्मूद्वीप में है, लवण समुद्र 330 आता है। हाँ, 510 होता है दोनों मिला करके, इन्होंने 32 कर दिया, 2 जना बता दिया है शायद, ऐसा लग रहा है। इसमें 332 लिया है। नहीं, 330 आता है लवण समुद्र के बाहर। 330 आता है और 180 अंदर आता है। 510 योजन की पटरी है। 332 योजन तो लवण समुद्र में, 32 ही लिखा इसमें। हाँ, शेष 180 योजन जम्बू द्वीप में। तो हाँ, हमारे 310 का ध्यान है। इसलिए 330 और 180। हाँ, 512 लिया है। हाँ, 512 योजन सूर्य का 4 क्षेत्र 500 हमने गोमट सार में से। नहीं तो उसमें तो हिंदी में 330 आता है और 180, मतलब 510 योजन की है वो, उसमें 184 गलियाँ हैं। विचार कर लो उस पर। हाँ, देखने पड़ेगा, एक बात देख। आप लोगों को ध्यान होगा ना किसी को। 330 है ना, 330 बाहर और 180 अंदर। हैं? 7/3 से क्या हो जाएगा? 7/3 से क्या हो जाएगा? पढ़िए। हाँ, देख लेना, इसमें ऐसे ही आता है। 330 का है। हाँ, पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। इसलिए जम्बू द्वीप के दोनों भागों के 360 योजन क्षेत्र को छोड़कर बाकी 99,640 योजन प्रमाण जम्बू द्वीप की परिधि करण सूत्र के अनुसार 3,15,089 योजन होती है। परिधि तिगुनी होती है, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा है। इस अभ्यंतर परिधि को एक सूर्य अपने भ्रमण के द्वारा 2 दिन अर्थात 60 मुहूर्त में समाप्त करता है और निषदगिरी के एक भाग से दूसरे भाग तक को अभ्यंतर वीथि को वह 18 मुहूर्त में अपने भ्रमण द्वारा समाप्त करता है। इसके बिल्कुल बीच में अयोध्या नगरी पड़ती है। इस अयोध्या नगरी के बीच में बने हुए अपने महल के ऊपरले भाग पर से भरतादि चक्रवर्ती निषदगिरी के ऊपर अभ्यंतर वीथि में उदय होते हुए सूर्य के भीतर स्थित जिन प्रतिबिंब का दर्शन करते हैं और निषदगिरी के उदय स्थान से अयोध्या पर्यंत उक्त रीति के अनुसार सूर्य को भ्रमण करने में 9 मुहूर्त लगते हैं, क्योंकि कर्क संक्रांति को यहाँ 12 मुहूर्त की रात्रि और 18 मुहूर्त का दिन हुआ करता है।
इससे बड़े ध्यान से सुनो सब लोग, ये कर्क संक्रांति का मतलब है कि हाँ। चक्रवर्ती का विषय मकर यहाँ बन रहा है। लोग इसको कहते हैं मकर संक्रांति बनते हैं, ये बहुत बड़ा प्रमाण मिल रहा है। बहुत जी। से महाराजों ने बोला है इसको, लेकिन वास्तव में उस दिन बहुत बड़े होते हैं और रात्रि छोटी होती है और ये सूर्य बहुत पास में होता है, तब जा करके वो आँख का विषय बनता है। उसका नाम कर्क संक्रांति है और वो आषाढ़ के महीने में आती है, ना कि मकर संक्रांति। इसको बहुत अच्छा दे दिया जी। रात्रि छोटी, हाँ, रात्रि छोटी और दिन बड़े, 18 मुहूर्त। हाँ, इसलिए 60 मुहूर्त में इतने क्षेत्र पर जब भ्रमण करे तो 9 मुहूर्त में कितने क्षेत्र पर भ्रमण करे। इस प्रकार त्रैराशिक करने से अर्थात फल राशि परिधि का प्रमाण और इच्छा राशि 9 का गुणा करके उसमें प्रमाण राशि 60 का भाग देने से चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 47,263 से कुछ अधिक निकलता है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा इतने दूर तक के पदार्थ को संगी जीव चक्षु के द्वारा देख सकता है। जीव कांड गाथा 170 के अनुसार है। मुख्य तो यही है महाराज जी कि कर्क संक्रांति को लोगों ने मकर संक्रांति बना दी। नहीं नहीं, मकर संक्रांति लोग कहते चाहे चक्रवर्ती का विषय बनता है, चक्रवर्ती दर्शन करता है वहाँ पर सूर्यबिंब में तो स्थित ये गिन- निषदगिरी तो विदेश क्षेत्र पर्वत है, निषद। हिम्मन निषद। महाराज जी का कहना ठीक है। तीसरा कि पर्वत है विदेह मकर के संक्रांति का बीच है। सिर्फ प्रसंग वहाँ पर अयोध्या है, उत्तरायण सूर्य होने का है, ना कि अयोध्या नगरी पड़ती है चक्रवर्ती के द्वारा दर्शन करने का है। भरत क्षेत्र के नहीं। इस अयोध्या नगरी के बीच नहीं, निषद तो ये है ना, निषद तो हिम्मन माह भरत हैमवत हरि निषद हिम्मन माह हिम्मन हिम्बन महाहिम्बन निषद नील नील रुक्म शिखरिन। तो ये तो तीसरा पर्वत हो गया ना। हिम्बन महाहिम्बन निषद तीसरा। इसके बिल्कुल बीच में अयोध्या नगरी। अतुल सागर जी के पास एक चित्रा भी रखा है, ज्ञानी है वो, जी उसको ऐसा मतलब दिखा देंगे तो सब देखेगा पूरा, है ना। देख लिए घूमते हुए। हाँ, सबने सबके देखने लायक है वो। इन लोग की क्लास लग चुकी है। नहीं, वो रखा है, अभी रखा है वो। जी। घूमते उसमें निषद पर्वत को एक इस तरह रहेगा, अभी बंद हुए फिर से खुल जाएगा। कल यहाँ बता देंगे। हाँ, कल खिला सकते हैं महाराज जी, खुल जाए। हाँ, यहीं सबके सामने घुमाया सूर्य चंद्रमा कैसे घूमता है निषद पर्वत का खुला। चलो हो गया। हाँ, बहुत अच्छा इस विशेषार्थ से महाराज जी बहुत अच्छा खुल गया। मकर संक्रांति को ठीक है, इस विषय को कर लें। हाँ, पूरा कर दो। स्थूल वचन गोचर व्यवधान से रहित देर तक रहने वाले और इंद्रियों के प्रति नियत पदार्थ को जानने से यह अभिनिबोधिक ज्ञान है, यह विशद ज्ञान है। प्रत्येक इंद्री का विषय नियत है, इसलिए किसी भी विवक्षित इंद्री से उसके नियत विषय का ही ज्ञान होता है। वह भी स्थूल अर्थात इंद्री गम्य कथन करने योग्य काल स्थायी अर्थात कुछ काल पर्यंत रहने वाले अंतर रहित अनंतरित, हाँ वही अंतर से रहित अर्थात व्यवहार आदि से रहित होने वाले पदार्थ को ही जानता है। यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी को इंद्रियों के द्वारा परमाणु अथवा द्वै अणुकादि संख्यात असंख्यात अणुओं से युक्त सूक्ष्म स्कंदों का अथवा एक समयवर्ती पर्यायों का अथवा मेरु स्वर्ग आदि अंतरित क्षेत्रस्थ वृषभनाथ आदि कालांतरित घड़े में बंद कस्तूरी आदि व्यवधानिक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। मतलब इनका ये कहने का मतलब है, अरे भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत सूक्ष्म पदार्थ हो तो नहीं जान सकते, बहुत बड़े पदार्थ भी हो तो नहीं जान सकते, आँख के एकदम सामने कोई पदार्थ ला के रख दिया है तो नहीं जान सकते, बहुत दूर रख दिया तो भी नहीं जाना जा सकता है। तो इस तरह से
जो क्षेत्र बहुत दूर क्षेत्र के हैं, बहुत काल वाले हैं और घड़े आदि में बंद पदार्थ हैं, इनको हम नहीं जान सकते। आकाश आंगन में क्षण काल को चमक कर लुप्त होने वाले विद्युत लेखा का नेत्र में से ग्रहण भी, हाँ जैसे बोलते ना तेजी से कोई पदार्थ निकल गया तो हम उसको भी नहीं जान सकते। उस पदार्थ को कुछ समय के लिए हमारे इस सब इंद्री का विषय बनना चाहिए, क्योंकि वह क्षण काल तक, एक समय तक नहीं होकर असंख्यात समयों का होता है। इस प्रकार वह विद्युत लेखा भी काल स्थायी होने से नेत्र से ग्रहण कर सकते हैं। यह मति ज्ञान इंद्रियजन होने से सिद्धांत में इसे परोक्ष ज्ञान कहा गया है। जिस ज्ञान का प्रतिभास निर्मल होता है उसे न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष कहते हैं। मति ज्ञान अपने विषय को विशद अथवा स्पष्ट जानने वाला होने से न्याय शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यक्ष मानकर साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप में जाना जाता है। स्थूल वर्तमान और बाधा से रहित अर्थ को अभिमुख कहते हैं। विवक्षित इंद्रिय का अपने अभिमुख और नियत इस पदार्थ का बोध करने रूप मति ज्ञान को ही आविर्निबोधिक ज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब चक्षु है तो देखने का ही काम करेगा, कर्ण है तो सुनने का ही काम करेगा, नासिका है तो नाक का काम, सूंघने का काम करेगी, और उसके जहाँ पर उसे पदार्थ को जिस स्थान पर होना चाहिए उसकी रूप में जानेगा, अन्य रूप में नहीं जान सकता है। इसी में मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध ये सब एकार्थ हैं। 5 इंद्रियों और मन से जो ग्रहण से जो अवग्रह या वाय धारणा होता है वह मति ज्ञान है। वह इस प्रकार अतीत अर्थ का स्मृति है, यह वही है, यह उसके सदृश है, यह उससे भिन्न है आदि प्रकार के से पूर्व और उत्तर पदार्थों में होने वाली पदार्थ की एकता, सदृशता, विसदृशता आदि के ज्ञान को संज्ञा ज्ञान कहते हैं, प्रत्यवि ज्ञान कहते हैं। किन्हीं 2 पदार्थों में कार्य कारण आदि संबंध के ज्ञान को चिंता अथवा तर्क कहते हैं। जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकती है, इस प्रकार विचार करके उक्त पदार्थों में कार्य कारण भाव का ज्ञान करना तर्क कहलाता है। इसका तर्क दिया, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये तर्क अपन वैसे भी बोलते तर्क। एक प्रत्यक्ष पदार्थ को जानकर उससे संबंधित अप्रत्यक्ष अर्थ को जानना अभिनिबोधिक अथवा अनुमान ज्ञान है। जैसे धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान करना। प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदि का भी मति ज्ञान में ही समावेश होता है। बाह्य कारण के बिना अपने आप ही विशिष्ट प्रतिभास हो जाना प्रतिभा है। जैसे कल अमुक व्यक्ति का आगमन होगा, इस बात के सूचक किसी कारण के बिना ही उसका प्रतिभास होना प्रतिभा है। अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। पाठ को ग्रहण करने की शक्ति को का नाम मेधा है। यहाँ उपयोगी श्लोक इस प्रकार का है। मतिरागमिका गेया बुद्धिस्तत्काल दर्शिनी प्रज्ञा चातील कालज्ञा मेधा कालत्रयात्मिका। हाँ, जो ऊपर शब्द दिए हैं उसके अर्थबोध करने के लिए ये गाथा दी है। आगामी काल विषय ज्ञान मति है। बुद्धि तत्कालीन पदार्थ का बोध कराती है। प्रज्ञा अतीत काल का को जानती है। मेधा त्रिकालवर्ती पदार्थों का ज्ञान कराती है। ये कैसे आगामी काल विषय ज्ञान मति है? आगामी काल ज्ञान मति। हाँ, ये गाथा कहाँ से ली है? लेकिन मति रागमिका गेया शब्दों के अर्थ दिए हैं। मति के, प्रज्ञा, मेघा, ये तो है मति ज्ञान। मति ज्ञान वहाँ अलग है। जैसे अपन मति बोलते हैं ना, मति बुद्धि है, मेधा, उसके अर्थ दिए हैं। हाँ, मति ज्ञान नहीं है। मति शब्द का अर्थ है बुद्धि है, तो वो मति ज्ञान के संबंध में। लेकिन संपूर्ण मति ज्ञान अलग है। ये तो शब्दों की शब्दों की अर्थ। हाँ, प्रज्ञा माने क्या, यानी अतीत को जो याद उसका नाम प्रज्ञा है। इसमें व्यतीत विषयक मति राग में राग गोचरा बुद्धिस्तत्कालिका प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिका मत। उसी तरह की एक और गाथा है ये। प्रज्ञानम प्रतिभा विदुः। स्मृति भूतकालीन पदार्थ को विषय करती है। मति भविष्यकालीन पदार्थ को जनाती है। वर्तमान विषय को जानने में क्षमता बुद्धि है।
प्रज्ञा त्रैकालिक पदार्थों को विषय करती है और नवीन कल्पनाओं का सृजन करने वाली क्षमता को प्रतिभा मंडल कहते हैं। प्रतिभा मंडल कहती हैं। इसीलिए शायद आचार्य श्री ने इस शिक्षण स्थान का नाम प्रतिभा स्थली रखा हो। नवोन्मेषशालिनी, बहुत अच्छा नाम मिला। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।